हेलो लॉनर्स, आज हम देखने वाले हैं हमारा कंपनी लॉ का सीएस का हम सिलेबस कवर कर रहे हैं। एंड आज है लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 आपने अभी देखा होगा, आई नो, है ना। शुरू शुरू में बहुत जोश होता है तो हम जो प्लेलिस्ट हमें मिल जाती है बस लग जाते हैं इसे देखना ही देखना है। सो वेरी गुड, ये स्पिरिट आप बना के रखें। और आज हम देखने वाले हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट लॉ इन इंडिया। तो किस तरीके से कॉर्पोरेट लॉ इंडिया में डेवलप हुआ, क्या उसकी हिस्ट्री रही है, टाइमलाइन हम यहाँ देखने वाले हैं। सो हमें ये सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली वीडियो देख रहे हैं, इट मींस यू डोंट हैव टू स्टडी द एंटायर थिंग, सिर्फ समझना है, कहानी है। तो ये जो कॉर्पोरेट लॉ है ये सबसे पहले हमारे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखा मिला गया है। कब था? 4th सेंचुरी बीसी में लिखा गया था। अर्थशास्त्र में ये मॉडर्न लुक जो सरप्राइजिंगली था ट्रेड एंड इंडस्ट्री का, वो चीज उसमें रेगुलेशंस दी हुई थी, ठीक है। और ये बहुत ही हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनाइजेशन थी, इंडस्ट्री। इसके साथ साथ इंस्टीट्यूशन को क्या बोला जाता था? सेरेनी बोला जाता था। लेट मी टेक माय लेजर पेन हमेशा की तरह, ठीक है। तो यहाँ पे शेरनी बोला जाता था। इसमें क्या है, कॉर्पोरेशन ऑफ मैन होता था, जो क्या है कुछ ट्रेड आर्ट एंड क्राफ्ट ये सब चीजें किया करते थे मेडिवल यूरोप में, ठीक है। इसके साथ साथ क्या है, अब कुछ ना ऐसे क्या है, इंडस्ट्रीज के कुछ गिल्ड्स होते थे, मतलब डिपार्टमेंट्स होते थे। और हर डिपार्टमेंट का क्या था, एक डिफाइंड कॉन्स्टिट्यूशन होता था विद प्रेसिडेंट और हेडमैन, ठीक है, एंड अ स्मॉल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो ये सब चीज होती थी भाई। एक कंपनी है, हर एक उसके डिपार्टमेंट है छोटे छोटे, और उनका डिफाइंड कॉन्स्टिट्यूशन है, ये करोगे, और उनका क्या है, प्रेसिडेंट या हेडमैन आप है। और एक जो उसे एडवाइस देने के लिए क्या है, एक स्मॉल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। इतनी बात समझ आ रही है। अब ये जो गिट्स थी वो करती क्या थी, वो लोकल बैंक्स की तरह सर्व करती थी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। और जो इंटरेस्ट होता था वो मून एंड सन के साइकिल के साथ दिया जाता था, ठीक है। Sometimes the guilds prove to be center of learning and culture. तो ये guilds कई बार क्या है, center of learning and culture की तरह भी काम करते थे। On the whole they were remarkable institutes of ancient India. Ancient India के बहुत ही ज्यादा remarkable institutes से हमेशा की तरह रहे। इसके साथ साथ हमें आगे देखना है कि ट्रेड जो है वो जॉइंट वेंचर पे, there were also other kinds of corporate organizations beside guides। ये जो गाइड्स थी, इसके अलावा भी बहुत सारा कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस थी। तो कैसी थी? जैसे ट्रेड क्या है, जॉइंट स्टॉक प्रिंसिपल्स पे बेसिस पे होता था, जैसे ट्रेडर्स लेजर। और इसमें क्या है, समटाइम्स हम ये कॉर्नर ट्रस्ट ये सब चीजें देखते हैं, राइट। तो ये चीज होती थी। पार्टनरशिप में भी कई बार किया जाता था। द आइडेंटिटी would be bound by the activities of the partners, and the identity appear to have the ability or to own assets separately from its owner। तो वही वाली जो हमने कंपनी लॉ में कल का लेक्चर देखा था कि भाई खुद की क्या है, पर्सनालिटी होगी, लीगल आइडेंटिटी होगी, सेपरेट आइडेंटिटी होगी, वही चीज यहाँ पे बताई गई है। इसके साथ साथ क्या है, बहुत ज्यादा फेयर रूल्स थे, डिटेल्ड रूल्स थे, जो क्या है डिवीजन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के बारे में बात करते थे। एग्रीमेंट के थ्रू ये चीज देखी जाती थी। और समटाइम्स क्या होता था कि ये रिलेटिवली कंट्रीब्यूशन जैसे होते थे उसमें डिवाइड होती थी, जैसे स्किल है, लेबर है, कैपिटल है, राइट। तो ये सब चीजें इन्वेस्ट किए जाते थे बाय डिफरेंट मेंबर्स, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ ऑब्लिगेशन जो है वो ड्यूटी ऑफ केयर, ड्यूटी ऑफ लॉयल्टी के बीच पे आ जाते हैं, जो भी हमारी आज के टाइम में भी क्या है, फिड्यूशरी ड्यूटी से है। अब हम हिस्ट्री ऑफ कंपनी लॉ, कॉर्पोरेट लॉ देखते हैं। मतलब जो आज का कंपनी लॉ है, कॉर्पोरेट लॉ है, वो कहाँ से आया, क्या उसकी डेवलपमेंट रही, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप एक बटरफ्लाई देख रहे हो, है ना। सबसे पहले वो कोकून बना, फिर वो अपने आप को पूरा भर लेता है ना, वो लार्सी से। देन वो उससे टाइट होता है तो उससे निकलता है, ये सब चीजें हैं। तो वैसे ही हमारा कंपनी लॉ या कॉर्पोरेट लॉ जो है वो किस तरीके से बना, वही हिस्टोरिकल डेवलपमेंट आज के लेक्चर में हम देख रहे हैं। आई होप इतनी सी स्टोरी आपको समझ आ रही है। देखो, एक बार रीडिंग कर लोगे, माइंड में रखोगे, तो आपको याद रहेगा। बार बार ये चीज याद रखने के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं। इट bears some similarity except for the method of proof for to today's duty of loyalty। तो यही सेम चीज क्या है, आज के टाइम में भी है। अब इसके साथ क्या, अर्ली पार्टनरशिप के कुछ रेगुलेशन रेगुलेट करने के लिए कुछ चीजें होती थी। फर्स्टली क्या था, द इंटरेस्ट अ पार्टनर हैड इन अ पार्टनरशिप कुड बी बीनीथ टू हिज चिल्ड्रन, ठीक है। तो वो क्या है, पार्टनरशिप का जो कंसेप्ट है वो अपने बच्चों के थ्रू जा सकता था।
सेकेंड क्या था, वेरियस रिटन सोर्सेज टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड इन अदर सम एस्पेक्ट्स रूल्स अबाउट हु शुड एंटर पार्टनरशिप। तो यहाँ पे कुछ रूल्स है कि कौन पार्टनरशिप एंटर कर सकता है, और वेरियस फॉर्म्स जो है गाइडेंस प्रोवाइड भी किए जाते थे। अब क्या है, द जनरल पैटर्न वाज दैट लर्न पीपल विद सिमिलर सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल ये जो थे, तो वो क्या है पार्टनरशिप में आते थे। भाई मेरी औकात से मैं अपनी फ्रेंडशिप करूंगा, तो वैसे ही पार्टनरशिप क्या है अपनी औकात के लोगों के साथ की जाती थी, ठीक है। समथिंग एट स्टेट इन द पार्टनरशिप एंड दिस शुड इंडक्ट them to exercise care in the partnership matters। पार्टनरशिप मैटर में कुछ एक्सरसाइज की केयर वगैरह भी करना बहुत जरूरी होता था। सो एग्जांपल यहाँ पे हमें दिया हुआ है, a partner in a trading caravan with no goods to sell is likely to exercise less care and diligence other than a partner with goods at stake। तो भाई एक ट्रेडिंग कार्निवर में क्या है, आपके पास गुड्स ही नहीं है बेचने के लिए, माल ही नहीं है बेचने के लिए, तो उसे बहुत ही केयरलेस माना जाएगा, डिलीजेंट माना जाएगा, rather than कि जिसके पास है वो उसे बहुत अच्छा माना जाएगा, ठीक है। तो एंशिएंट इंडियंस वर क्लियरली cognizant of some of the initiatives that might inhabited this organization form, ठीक है। इतनी सी बात सिंपल से समझ आ रही है। देखो जो भी पैराग्राफ होता है ना इन बुक्स में, लास्ट पैराग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट होता है। लेट्स सी, तो उसे अपन इग्नोर नहीं करेंगे। दिस एडवांस इन प्रॉस्पेरिटी वाज वेरी अनडूइंग बाय द वे ऑफ successive innovation and corporate and occupation of India, and the rigorous staffing of their institutes by foreign hands, including the stakes of ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिपेंडेंस। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भी यही चीजें हुई, ठीक है। अब इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कॉर्पोरेशन वर्ड। अब यहाँ से क्या पता लग रहा है हमें कि कॉर्पोरेशन जो थी वो 14th सेंचुरी कौटिल्य के टाइम पे, आचार्य चाणक्य के टाइम पे भी थी। इतनी बात हमें हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पोरेट लॉ इन इंडिया समझ आ गया, ठीक है। अब हम कंपेयर करने वाले हैं कंपनी लॉ इंडिया एंड इंग्लैंड से। तो हमें पता है ईस्ट इंडिया कंपनी का हमारे पे रूल चला, तो जो भी लॉज वगैरह हैं वो तो कॉडिफाइड किए गए हैं, तो कहाँ से किए गए हैं, इंग्लैंड के रूल से बेस्ड ऑन किया गया है, राइट। तो फर्स्ट लाइन पढ़नी है हमेशा, लास्ट लाइन पढ़नी है, डेवलपमेंट ऑफ कंपनी लॉ इन इंडिया एंड इंग्लैंड। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। द history and development of modern company law in India is closely linked with that of England, and for that reason it becomes necessary to have a brief account of the history of company law for proper appreciation of firm। अब हमें पता है कि जो मॉडर्न कंपनी लॉ इन इंडिया है वो क्लोजली लिंक्ड है किससे, इंग्लैंड के लॉ से। ब्रीफ हिस्ट्री क्यों हमारी इंडियन कंपनी लॉ के साथ रही है, इसीलिए हमें अपने लॉ को देखने के लिए उसको भी क्या है थोड़ा हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। सो लेट्स सी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कंपनी लॉ इन इंग्लैंड। तो हमें पता है एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ ने दिसंबर 1600 में क्या किया था, एक चार्टर दे दिया था जिससे क्या है आपको ट्रेड करने का राइट मिल जाता है। तो चार्टर मिलता था पहले कि भाई मेरे अनुमति के बिना आप वहां ट्रेड नहीं कर सकते। द कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट फॉर्म फर्स्ट टाइम क्या है, कहाँ से आया था, यूके से आया था। कहाँ से आया था भाई, यूके से आया था। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी होती है। नेक्स्ट इसके साथ साथ क्या है, आगे हम अगर पढ़ना चाहें तो रॉयल चार्टर के बारे में पता लग गया, कौन दे सकता है, ये हमारी क्वीन देती थी उस टाइम पे, स्पेशल एक्ट या फिर पार्लियामेंट से, ठीक है। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ क्या है, दीज आर मेथड्स वर एक्सपेंसिव एंड भाई बहुत पैसा लगता था, ऐसे थोड़ा ना क्वीन के पास आप पहुंच जाओगे, उनसे कुछ ना कुछ गिफ्ट्स भी देनी पड़ेंगी, सब कुछ करना पड़ेगा, राइट। और ये सब चीजें क्या था कि ये बिजनेस मैनेजमेंट जो था बहुत डिफिकल्ट हो रहा था, सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। तो इसके साथ साथ इंडियन पार्लियामेंट, इंग्लिश पार्लियामेंट में क्या हुआ था, एक द बबल्स एक्ट ऑफ 1720 आ गया था। इसमें क्या है, इंस्टेड ऑफ प्रॉबिटिंग द फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉडुलेंट कंपनीज मेड द वेरी बिजनेस ऑफ कंपनीज इलीगल। तो यहाँ पे इसने क्या है, फ्रॉडुलेंट कंपनीज पे तो ध्यान नहीं दिया। भाई तुम्हारा लड़का गलत है तो उसे रोको ना बाहर जाने से। ऐसे थोड़ा ना बोल लो कि लड़कियां कपड़े अच्छे नहीं पहनती, ये नहीं करती, वो नहीं करती, नहीं ना। तो वही काम इसने किया कि भाई अपनी जो फ्रॉड कंपनीज है उसको रोकने की बजाय उसने क्या किया, जो लड़कियां हैं है ना, कंपनी के बिजनेस को ही इलीगल बोल दिया कि भाई लड़की बाहर घूमेगी तो, है ना, वही चीज। तो यही चीज कंपनी ने किया। अब इसके साथ साथ क्या बहुत फेमस एक चीज हुई थी
कंपनी फ्लोरल एक्ट के फॉर्मेशन में कि साउथ सी बबल आया, इसमें क्या है फर्स्ट एंड सेकंड डेकेड्स, मतलब 20 साल में, स्टार्टिंग के 20 साल में, किस कब 18th सेंचुरी में, मतलब क्या है 1710 से लेके 1720 तक, है ना। तो इसमें क्या हुआ था कि भाई मोस्ट कंपनी प्रमोटर्स क्या करते थे, ये इजीली चार्टर्स लेना बहुत मुश्किल था, बहुत दिक्कत आती थी, और those who felt it desirable to give their products this hallmark or respectability found it simpler and cheaper to acquire charters from the more built companies which were able to bridge a brisk trading। तो वही हॉलमार्क एंड रिस्पेक्टेबिलिटी लेने के लिए तो ये चार्टर्स जरूरी थे। अब क्या है, हिस्ट्री ऑफ कंपनी लॉ इन इंग्लैंड की बात करें तो 1825 से स्टार्ट हुआ था, जब बबल एक्ट रिपील किया गया था बाय द बबल कंपनीज एक्ट। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि भाई बहुत लंबी लंबी कहानी है ना। तो यहाँ पे 1844 में क्या हुआ था, ग्लैंड स्टोन्स इनिशिएटिव एज द पार्लियामेंट ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड। तो यहाँ पे पार्लियामेंट ने जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट लाया गया था। इसमें क्या है, रजिस्ट्रेशन विदाउट रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज ला दिया था, क्या कि भाई रॉयल चार्टर की जरूरत नहीं है, फिर भी रजिस्ट्रेशन हम कर लेंगे। इसके साथ साथ अब कंपनीज तो बन गई, कंपनीज एक्ट बन गई, लेकिन उनकी लाइबिलिटी कितनी रहेगी। सो 1855 में 10 साल बाद क्या हो गया, यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी एक्ट भी बन गया। लिमिटेड लाइबिलिटी एक्ट ऑफ द टू द मेंबर्स ऑफ कंपनी ऑफ द रजिस्टर्ड कंपनी। अब भाई रजिस्टर्ड कंपनी के ही आपको सॉरी 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 लिमिटेड लाइबिलिटी आपको मिलेगी। ये क्या है, द एक्ट इंट्रोड्यूस द फॉर्मल मोड ऑफ क्रिएटिंग कंपनीज बाय मीनिंग ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। कल भी हमने इसके बारे में बात की थी कि भाई जो भी कंपनी है वो बनेगी तो दो हमारे डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं, MOA एंड AOA। ठीक है, ये चीज हमने ऑलरेडी पढ़ी थी। अब ये दो डॉक्यूमेंट्स सब मैंने अभी बताया आपको, है ना, बार बार रिपीट थोड़ा ना करूंगी। सेकेंडली इसमें क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी बाय गारंटी दी गई। और थर्डली क्या है, ये कोई ऑल्टरेशन भी किया जा सकता है किसमें, ऑब्जेक्ट क्लोज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। ठीक है, और लास्ट क्या, वाइंडिंग अप क्या है, इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये चीज जो पैरा है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ना, 4 पॉइंट बना के लिख लीजिए अपने नोट्स में। तो ये जो पैल्मर है ना, इसने इस चीज को, एक्ट को क्या बोला, द मैग्ना कार्टा ऑफ ऑपरेट एंटरप्राइजेस। तो भाई लिख लेना, कंपनीज एक्ट 62, द कंपनीज एक्ट 1862 में क्या हुआ था, ये 4 चीजें हुई थी, और इससे क्या बोला गया था, द मैग्ना कार्टा ऑफ कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस बोला गया था। ठीक है, इसमें अभी पता लग गया, चेंज इन ऑब्जेक्ट क्लोज लाया जा सकता है बेस्ड ऑन स्पेशल रेजोल्यूशन मेंबर इन द जनरल मीटिंग। अब इसके साथ डायरेक्टर्स लाइबिलिटी एक्ट 1890 लाया गया, द कंपनीज एक्ट 1900 लाया गया। ठीक है, तो लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स भी है, और कंपल्सरी ऑडिट की भी बात की गई। अब आपको पता होगा कि कंपनीज क्या होती है, 2 तरह की होती है, पब्लिक एंड प्राइवेट। ठीक है, बेसिकली हमें ये पता है। तो ये प्राइवेट कंपनी पहली बार इंट्रोड्यूस की गई थी 1908 के एक्ट में। ठीक है, और अर्लियर इसके साथ क्या था, जो कंपनीज थी वो पब्लिक कंपनीज थी, प्राइवेट वही कब लाई गई, 1908 में लाई गई। अब यहाँ पे 2 एक्ट्स लाए गए 1908 में और 1929 में। ठीक है, बाकी सारे जितने भी अभी तक कचरा बना है उसको समेटने के लिए, है ना, सब कुछ कंसोलिडेट करने के लिए। और ये जो एक्ट्स थे वो कंपनी 1948 में बन के रेडी हो गए। देखो 1948 मतलब हमारी आजादी से बाद, क्या टाइमलाइन देखो हमारी, जो इंडिपेंडेंस की तरफ जा रहा है, राइट। अब ये क्या है, कौन रिपोर्ट लाया था, तो लॉर्ड कोहेन जो है ये रिपोर्ट लाए थे। अब आउटस्टैंडिंग फीचर क्या था इस एक्ट का, जो कंसोलिडेट करके बना था, कि भाई पब्लिक अकाउंटेबिलिटी ऑफ द कंपनी पे ज्यादा फोकस किया गया। बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अब दिखाना पड़ेगा, प्रॉफिट करना जो भी है। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी लाया गया सेक्शन 210 में। पावर ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड लाया गया, कंपनीज अफेयर को इन्वेस्टिगेशन करना के लिए लाया गया, राइट। ये सब चीजें होगी। एंड इसके साथ साथ क्या है, 1948 एक्ट में क्या है, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 1967 लाया गया, राइट। अब इसके साथ साथ क्या अमेंडिंग एक्ट लाया गया। यहाँ पे क्या है, लॉ एंड रिकमेंडेशंस ऑफ द जेकिंस
कमेटी प्रेजेंटेड इन 1962। तो ये सब चीजें लाई। इसके साथ साथ थोड़ी थोड़ी एडवांसमेंट अगर देखी जाएगी तो क्या है, कुछ रिकमेंडेशंस बोली गई कि 1967 में डिस्क्लोज करने की, और प्राइवेट कंपनी एग्जेम्प्ट करके प्राइवेट कंपनी को अबॉलिश करने की, ये चीज लाई गई। एंड ऑल द लिमिटेड कंपनी टू फाइल अकाउंट्स, लिमिटेड कंपनीज को भी अकाउंट्स लाने पड़ेंगे, राइट। इसके साथ साथ 1976 में क्या हुआ, रेमेडीज ऑफ द वेरियस डिफेक्ट्स लाया गया, और यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ एक्ट्स जो भी पहले बनी थी तो वहां पे इसका एप्लीकेशन करा गया, और रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी और डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट इन द शेयर्स ऑफ कंपनी, ये सब चीजें डिस्क्लोज करनी जरूरी हो गई, राइट। ये सब चीजें होंगी। अब इसके साथ साथ 1980s में क्या हुआ कि एक रिफॉर्म लाया गया कंपनी लॉ में इंग्लैंड में, जो डील करता था क्रिमिनल ऑफेंस के साथ। भाई लोगों को समझ आने लग गया, एक एक्ट बन गया भाई, अब क्रिमिनल ऑफेंस भी आ गए। तो यहाँ पे राइट ऑफ प्री रिजम्पशन यहाँ पे दिया गया। क्या था कि न्यू इश्यूज ऑफ शेयर्स इन स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस क्या होगा, डीलिंग बिटवीन directors and the companies become greatly restricted, and maximum financial limits were introduced in such dealings। तो यहाँ पे क्या है, फाइनेंशियल लिमिट्स लाई गई और ग्रेटली रिस्ट्रिक्ट किया। ओके, सो कई बार ना बोलते बोलते थक जाते हैं, इसलिए आई जस्ट टेक 1 सेकेंड और 2 सेकेंड ब्रेक, सो काइंडली गिव मी सम सेकेंड्स टू रेस्ट। ओके, सो यहाँ पे क्या है, प्रोटेक्शन टू द मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स वर एक्सटेंडेड, मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स को एक्सटेंड कर दी उसकी प्रोटेक्शन को, और उन्हें टू फाइल पिटीशन फॉर रिलीफ भी दे दिया गया, और अपनी पोजीशन को अगर वो अनफेयरली प्रीजुडिस करते हैं। इसके साथ साथ 1981 में क्या हुआ, स्मॉल मिडिल साइज एंड अदर कंपनीज को भी अकाउंटिंग वगैरह एंड डिस्क्लोजर वगैरह लाए गए। इसके साथ साथ लॉ को क्या है, लॉ का नेम ऑफ कंपनीज को सिंप्लीफाई किया गया, अबॉलिशन दिया गया, और अप्रूवल ऑफ नेम जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड से लेना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज भी बोल दी। अब यहाँ पे बिजनेस नेम्स एक्ट लाया गया, देखते हैं क्या है, अबॉलिश द रजिस्टर ऑफ बिजनेस नेम्स हु हैड टू बी टेकन अंडर रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस नेम्स एक्ट इन 1916। तो ये चीज अबॉलिश कर दी गई, राइट, 1916 वाली। इसके साथ साथ कंसोलिडेटिंग मेजर्स हमें पता लगा कि 1948 से 81 तक जो भी एक्ट्स हुए थे उसे कंसोलिडेट करा गया। देन 81 में नवंबर में क्या किया इन्होंने, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड में क्या किया, एक कंसल्टिंग डॉक्यूमेंट लाया गया, कंसोलिडेशन ऑफ कंपनीज एक्ट, है ना। तो ये डॉक्यूमेंट जो है वो सारा का कंसोलिडेट करता है। आई होप आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा होगा। मैं पहले आपको बता दूं कि आई एम एस्पिरेंट, राइट, लेकिन मैं अपने लेक्चर्स इसलिए बनाती हूँ ताकि मेरा भी रिवीजन हो, और यूट्यूब पे जो सीरीज है वो अच्छे से आपको मिल जाए, राइट। कई बार हम भी ये करते हैं कि भाई हमारे पास मटेरियल नहीं है, पैसा लगाना पड़ेगा, कम से कम 5000 आपको पे करना पड़ेगा। नो, यूट्यूब है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। सो आई एम मेकिंग श्योर कि भाई जो मुझे नहीं मिला मैं आपको जरूर प्रोवाइड करूँ। हर किसी के पास इतना कैपेबल नहीं होता फाइनेंशियली, राइट। और स्पेसिफिकली क्या होता है कि कई बार हमारा मन बहुत घबराता है कि भाई इतना पैसा लगा भी दें और हो ना हो, राइट, क्योंकि अब ऑब्वियसली हम कमा नहीं रहे होते। सो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस टाइप ऑफ सीरीज। आई एम आल्सो अ सीएस एस्पिरेंट, राइट, आई एम अ लॉ स्टूडेंट इन द 5th year, और BA/LLB is going on my right now। It's 2026 में मेरी अभी चल रही है, 2027 में मैं पास आउट हो जाऊंगी, राइट। तो ये चीज है आपके, आई होप आपको ये लेक्चर्स कम आएंगे, राइट। इसमें क्या है, या द होल ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टैट्यूट इंक्लूडिंग एक्सक्लूसिवली टू द कंपनीज वाज कंसोलिडेटेड इन द कंपनीज एक्ट। तो भाई सारा कंसोलिडेट कर दिया है, ठीक है जी, कर दिया कंसोलिडेट। अब इसके साथ साथ क्या है, सारा देखे तो टू माइनर कंसोलिडेटिंग कर दिया गया, और टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस लाए गए कंपनी कंसोलिडेशन एक्ट में, राइट। तो ये क्या है, कब से इन्फोर्स में आया, ये 1 जुलाई 1985, ये डेट हमारा प्लीज याद रखना, ठीक है। सो आई विल मेक श्योर कि जो भी चीजें आपको चाहिए, कौन सा राइटिंग
प्रीवियस ईयर में सारा इस सीरीज में कवर करूँ, जो भी मैं पढ़ रही हूँ आई विल मेक श्योर आपको प्रोवाइड करूँ, राइट। द यूके कंपनी लॉ हैज बीन अमेंडेड एंड हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड बाय यूके कंपनीज एक्ट 2006। तो भाई यूके कंपनी लॉ में अमेंड कर दिया गया और ये चीज ला दी गई, ठीक है। विच रिसीव्ड रॉयल असेंट ऑन द रॉयल असेंट कब मिली 8 नवंबर 2006 में, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्टेजेस में इसका एनफोर्समेंट किया गया। ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर में सिंपल रिजाइन ऑफ प्राइवेट कंपनीज में इंक्रीज यूज ऑफ ई कम्युनिकेशन एंड एक्सेस्ड ऑडिटर लाइब्रेरीज। तो ये सब चीजें यहाँ पे हुई। देखो लास्ट लाइन सबसे इम्पोर्टेंट होती है, क्या क्या हुआ। अब यहाँ पे आगे हम देखने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कंपनी लॉ। तो मेन चीज आ गई भाई, जो हमारा बेस था कंपनी लॉ इन इंग्लैंड, वो चीज पढ़ ली। अब हमें देखना है इंडिया में कंपनी लॉ कैसे आया। तो हमें ये चीज अभी पता लग गया कि भाई इंग्लैंड में कैसे आया, वैसे वैसे इंग्लैंड से इंडिया में आएगा। लेकिन आप याद रखोगे कि फॉर एग्जाम्पल लॉयर्स है तो फर्स्ट जनरेशन लॉयर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वैसे ही इंग्लैंड जो था वो हमारा गार्डियन था, ठीक है। तो यहाँ पे तो सेकंड जनरेशन हमारी क्या है, इंडिया में आई कंपनी लॉ की, ये हम कह सकते हैं। तो कंपनी लॉ इन इंडिया एज इंडिकेटेड अर्लियर इज अ चेरिश्ड चाइल्ड ऑफ द इंग्लिश पेरेंट्स। तो किसका है, चेरिश्ड चाइल्ड है इंडियन पेरेंट्स का। तो ये चीज हमें ध्यान। आर वेरियस कंपनी लॉज मॉडिफाइड बाय द ऑन द इंग्लिश एक्ट्स। इसी बार कई बार कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि जो लॉ है वो आप इंग्लिश में ही पढ़ सकते हो, बिकॉज ये लॉ बना ही इंग्लिश में, राइट। सो दैट इज द प्रॉब्लम। अभी हम देख रहे हैं कि जैसे भारतीय न्याय संहिता, बीएनएसएस और ये सब चीजें वो किया जा रहा है इंडियनाइजेशन, लेकिन अभी भी ट्रूली अभी तक हम नहीं कर पा रहे हैं। इट विल टेक टाइम, ठीक है। प्रिंसिपल्स वही रहे। अब यहाँ पे क्या है, जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट जो है वो ये सब चीजें हमें बताया गया है ना, सेम चीजें यहाँ पे ऑलमोस्ट लाई गई। अब यहाँ पे क्या है हमें देखना है, द इंडियन गवर्नमेंट promulgated the Indian Companies Amendment Ordinance, under which the central government and the state assumed excessive powers to intervene directly in the affairs of companies to take necessary steps in the interest of companies। तो ये सब क्या है, इंटरेस्ट के ऑफ कंपनीज को थोड़ी एक्सटेंसिव पावर्स जो है डायरेक्टली इंटरवीन करने को दे दी गई, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं द कंपनीज एक्ट 1956। 1956 में क्या है, बेस्ड ऑन बाबा कमेटी रिकमेंडेशंस। बाबा कमेटी रिकमेंडेशंस के ऊपर ये क्या है, कंपनीज एक्ट 1956। अभी जो कंपनीज एक्ट में वो चल रहा है वो कौन सा है, 2013 का, ठीक है, लेटेस्ट। यहाँ पे क्या है, कंसोलिडेट किया गया, अमेंड किया गया अर्लियर लॉज को, ठीक है, जो भी कंपनीज और एसोसिएशन से रिलेटेड थे। ये जो एक्ट है वो 1 अप्रैल 1956 में आया गया। और यहाँ पे क्या है, हार्डली ये जो सारी रिकमेंडेशन थी बाबा कमेटी से आई थी, और कब ये सबमिट की गई रिपोर्ट इनकी 1952 में की गई थी। ये जो एक्ट है देखो, दिस एक्ट वाज द लॉन्गेस्ट पीस ऑफ लेजिस्लेचर ओवर एवर passed by parliament। सबसे बड़ा amendments have been made in this act periodically, बहुत ज्यादा amendments किए गए। सबसे पहले 1956 में अगर देखे जाए तो कितने थे, इसमें sections 658 sections थे और 15 schedules थे। क्या याद रखना है ये चीज, 56 में 1956 में 658 sections and 15 schedules। तो ये चीज ध्यान रखना। Full and final disclosure of various matters in prospectus, ये चीज देखनी है। Financial affairs of company to be disclosed in its accounts। यहाँ पे provisions of intervention and investigation of government into the affairs of company and restrictions on the power of marginal personal enforced for of proper performance of their duties by company management and protection of minority shareholders were the main features of the companies act। यहाँ पे हमें मेन फीचर्स बताए गए हैं 1958 के कंपनी लॉज के। तो इंटरवेंशन एंड इंस्पेक्शन बाय गवर्नमेंट एंड माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की प्रोटेक्शन, राइट। इसके साथ साथ ये जो है अमेंडमेंट किया गया डिपोजिटर्स एक्ट 1996 में, राइट।
इसके साथ साथ हमारे पास शास्त्री कमेटी की क्या रिकमेंडेशन आई गई और बहुत ज्यादा प्रोविजंस लाए गए कंपनीज एक्ट के मैटर में जो ओवरलुक किए गए 1956 के एक्ट में, राइट। 1963 में क्या हुआ, कंपनीज ट्रिब्यूनल को अपॉइंट किया गया और एक बोर्ड बनाया गया कंपनी लॉ एडमिनिस्ट्रेशन, बोर्ड ऑफ कंपनी लॉ एडमिनिस्ट्रेशन से, जो क्या है रिमूव करता है मैनेजरल पर्सनल इन्वॉल्व इन द केसेस ऑफ फ्रॉड। इसके साथ साथ विवान बॉस कमीशन आया जो 1965 की अमेंडमेंट को लाया और बहुत ज्यादा चेंजेस इसमें लाए गए, है ना, बहुत ज्यादा चेंजेस इसमें लाए गए। अभी देख सकते हैं सिर्फ 25 मिनट में पढ़ते होंगे तो थोड़ा सा फोकस अब बना लीजिए दोबारा, एंड अपनी कॉफी वगैरह प्लीज साथ रख लीजिए, है ना, और पानी वगैरह पीते रहिए। तो यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा जो भी प्रोविजंस थे उन्हें स्ट्रेंथन किया गया, इन्वेस्टिगेशन हुई इसी सारी कंपनी अफेयर्स की, और अब क्या है 1966 में 2 बार अमेंड किया गया कंपनीज एक्ट, 2 बार अमेंड करना पड़ा। क्या करना पड़ा, देखो 2 इंपॉर्टेंट चेंजेस आए थे। कब आए थे, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 1969। फर्स्ट चेंज क्या था, मैनेजिंग एजेंट्स एंड सेक्रेटेरियंस एंड ट्रेजरीज वर abolished with the effect of अप्रैल 1970s। देखो टाइम नोट करो। एंड contribution by companies to any political party or any political purpose was prohibited। पॉलिटिकल पार्टीज थे और पॉलिटिकल पर्पस के लिए कुछ भी आप कंपनीज ने कंट्रीब्यूशन नहीं लोगे, राइट। और इंस्टीट्यूशन ऑफ मैनेजमेंट टीचर्स वगैरह को अबॉलिश कर दिया गया था। तो मेजर चेंजेस थे, करप्शन से बचने के लिए हम कह सकते हैं थे। इसके साथ साथ फिर से अमेंडमेंट हुआ 1974 में, यहाँ पे फिर से फोर्स में आया 4 जनवरी 1975। मेजर चेंजेस भी हुए हमारे कंपनी एक्ट में। अब यहाँ पे क्या है, एलिमेंट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑन द कॉर्पोरेट सेक्टर लाया गया। इसके साथ साथ कुछ चेंजेस लाए गए, सर्टेन चेंजेस 58A में, 220 सेक्शन में, 293 सेक्शन में, 620 में, एंड 634A ऑफ द 1956 एक्ट, ये सब चीजों में लाया गया। अब अमेंडिंग एक्ट जो है वो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा सेक्शन 293A, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे होती है। A new section permitting non-government companies to make political contributions directly or indirectly। यहाँ पे क्या है, with the view that a legitimate dues of a workers rank pari pursue with secured creditors even and in the event of disclosure of the company and rank above even the dues of government, section 529 and 530 of the Companies Act 1958 वर अमेंड किया गया, और इसमें यहाँ पे क्या लाया गया, 529A को इंट्रोड्यूस किया गया। भाई क्या गया अमेंड, अब अमेंड करते करते हमारी जिंदगी ना अमेंड हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया 1988, है ना, 1988 आ गया भाई, तो मैं भी थक चुकी। टू इंश्योर बेटर वर्किंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट, लेकिन लगे रहो भाई। अब यहाँ पे क्या है, मेजर चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988 में। क्या मेजर चेंजेस लाए गए, तो आप वो देख सकते हो कि डेफिनेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी जय कंपनी सेक्रेटरी की 1988 में क्या है, कंपनी सेक्रेटरी लाया गया। डेफिनेशन लाई गई, डेफिनेशन ऑफ सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी की आएगी, कब लाई गई, 1988 में। देखो कंपनी सेक्रेटरी सुनते ही हमारा जोश बढ़ गया है। और कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 में लाया गया, जिसमें इंडिविजुअल पोजेसिंग द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस लाया गया। भाई हम क्वालिफाइड है, ठीक है। और यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस वाज इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट टाइम इन द कंपनीज एक्ट। देखो भाई 1988, ये तो हमें याद रहेगा 1988। अब यहाँ पे क्या है सॉरी बहुत बोलते बोलते ना थक जाती हूँ, बहुत फास्ट बोलती हूँ ना इसलिए, है ना। सो यहाँ पे अमेंडेड एक्ट जो होता है वो बहुत ज्यादा सेटअप करने की ट्राई किया जाता है। अमेंडमेंट इंडिपेंडेंट कंपनी लॉ बोर्ड में जो एक्सरसाइज करता था, क्या क्या चीज को देखता था, जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल फंक्शंस को जो है एक्सरसाइज किया जाता था, किसके द्वारा, कोर्ट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। भाई ठीक है, समझ आ रहा है जी।
डिपॉजिटर एक्ट्स का मेजर अमेंडमेंट्स आप देख सकते हो। उफ, बहुत पढ़ाना मुश्किल है भाई, बहुत। हैट्स ऑफ टू आवर टीचर्स जिन्होंने पढ़ाया हमें, कूद कूद के पढ़ाया, जैसे भी पढ़ाया बहुत अच्छा पढ़ाया। आज की जनरेशन पढ़ा नहीं सकती है, थक गई है। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, है ना, कोई बात नहीं, लगे रहो। तो यहाँ पे क्या है, एवरी पर्सन होल्डिंग इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, तो यहाँ पे बेनिफिशियल ऑनर इन द रिकॉर्ड ऑफ द डिपोजिटरी शेल बी डिमीन्ड बाय अ पर्सन ऑफ द कंसर्न कंपनी। यहाँ पे क्या है भाई, इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी की बात की गई है। ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट, स्टैंपिंग ऑफ ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड to the translator or transferee as beneficial owners, ठीक है, ये चीज है। सिक्योरिटी ऑफ कंपनीज है अदर देन प्राइवेट कंपनी फ्रीली ट्रांसफरेबल है और इमीडिएट इफेक्ट से बाय द कंपनी और डिपॉजिटरी। अब भाई बहुत लंबी लंबी चीजें हैं, ये ज्यादा हमें आई डोंट थिंक सो इसे आएगा एग्जाम में, ठीक है। The register of members shall indicate the shares held by the members in demat form. डीमेट फॉर्म में होनी चाहिए। और कंपनी टू गिव ऑफर डॉक्यूमेंट ऑप्शन टू द इन्वेस्टर आस्क इशू ऑफ सिक्योरिटीज इन डीमेट फॉर्म। तो ये चीजें हुई, इसके साथ साथ मेजर चेंजेस और भी हुए। कब हुए, 1999 की सेल लगती है ना, वैसे इन्होंने सेल में क्या है, अमेंडमेंट कर दिया। स्वीट इक्वालिटी आ गई, नॉमिनेशन ऑफ लैकालिटी हो गया, यहाँ पे इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फर्म लो ला दिया, नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ला दिया, प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट भी यहाँ पे लाया गया। इसके साथ साथ फर्दर अमेंडिंग कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2000 में आया, मेजर अमेंडमेंट्स हुए। क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए, प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनीज को क्या है, मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ ₹1 लाख एंड 5 लाख देने पड़ेंगे। मतलब क्या है, कम प्राइवेट को 1 लाख और कंपनी को 5 लाख देने पड़ेंगे। इसके साथ चेंज ऑफ प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस अगर कुछ है तो ये चीज क्या है, करना पड़ेगा विद इन द स्टेट, तो कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी रीजनल डायरेक्टर की। इसके साथ साथ क्या है, पब्लिक जो हमारी कंपनीज है उसके रिलेटेड प्रोविजंस आए कि इनकॉपरेटिव ऑपरेटिव होना चाहिए एंड न्यू प्रोविजन रिलेटिंग टू कन्वर्जन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी इनटू प्राइवेटी। अब पब्लिक से प्राइवेट कंपनी बनना है तो वो भी चीज क्या है, यहाँ पे लगाया गया। सेबी का हमें पता है कि उसके साथ साथ रिगार्डिंग इश्यूज एंड ट्रांसफरेबल ऑफ सिक्योरिटी, है ना, वो चीज लाई गई। और सर्टेन मेजर्स जो प्रोटेक्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल डिपॉजिट होल्डर इन अ कंपनी, वो भी चीजें लाई गई। भाई अमेंडमेंट खत्म क्यों नहीं होता है, मैं खत्म हो जाऊंगी, अमेंडमेंट कब खत्म, ऐसे ही फीलिंग आ रही है ना। हाँ, ये प्रिवेंशनल ऑफर या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज 250 कर दिया गया। इसके साथ साथ शेल्फ प्रोस्पेक्टस एंड इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम लाया गया। इसके साथ साथ क्या है, एवरी कंपनी मेकिंग इनिशियल पब्लिक ऑफर बाय द सिक्योरिटी ऑफ ₹10 करोड़ और मोर विल हैव टू इशू द सेम ओनली इन डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म। तो ये बोरिंग इसलिए लग रहा है क्योंकि ये बोरिंग है क्योंकि ये बोरिंग है। तो यहाँ पे और कंपनी एक्ट के अमेंडमेंट है, देखो मैं पढ़ पढ़ के बता रही हूँ। अब यहाँ पे देख लेना, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो अभी भी है वो चीज लाई गई। अपीलिंग ट्रिब्यूनल लाया गया जो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिस्क कंस्ट्रक्शन किया गया। SICA को रिप्लेस किया गया, रिपील किया गया। और BIFR को ट्रिब्यूनल से रिप्लेस किया गया, ट्रांसफर। हाई कोर्ट में ट्रिब्यूनल डाला गया। ग्रेट प्रोफेशनल रूल्स और इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी लाया गया। ट्रांसफर ऑफ पावर्स रिलेटिंग टू वाइंडिंग अप मर्जर्स लिटिगेशन, ये सब सारी कोर्ट से ट्रिब्यूनल को दे दी गई, ठीक है, स्पेशल ट्रिब्यूनल बना दिया गया। लड़ाई है, झगड़ा है, इसके पास जाओ और किसी के पास नहीं जाओगे, राइट। इसके साथ साथ कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट आया 286 और 2006 का। जस्ट सेकेंड, लेट मी टेक सम सांस। एकदम बोलना बहुत मुश्किल है भाई, तो नो प्रॉब्लम, जस्ट गिव मी सम सेकेंड्स। ओके, थैंक यू।
सो यहाँ पे क्या है, हमें जो हमारा अमेंडमेंट एक्ट है 2006 का, उसमें क्या है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर DIN है, और इसमें क्या है, न्यू सेक्शंस लाए गए। न्यू सेक्शंस आप देख सकते हो कि भाई 1610 का BCDE लाया गया, ठीक है। और सर्टेन सेक्शंस जो क्या है, डायरेक्टर क्या बोलते हैं ये, आइडेंटिफिकेशन नंबर बोला जाता है। तो साइलेंट फीचर्स क्या थे भाई, फीचर्स क्या थे, तो एग्जिस्टिंग जो डायरेक्टर्स है उनको DIN दिया जाएगा, और उसे क्या है, जो इंटेंट करता है डायरेक्टर बनने के लिए उसे भी देना पड़ेगा। इसके साथ में बैलेंस शीट है, प्रोस्पेक्टस है, रिटर्न है, डिक्लेरेशन है, MOA है, EOMA है, ठीक है। ये पर्टिकुलर चार्जेस वगैरह, ये सब चीजों के लिए क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ये चीजें भरनी पड़ेगी। कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह है भाई, वो रजिस्टर वगैरह इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भरना पड़ेगा। ये जो एप्लीकेशन है, बैलेंस शीट है, ये सब चीजें क्या है, ये फाइल की जाएंगी रजिस्ट्रार से, ये जो भी क्या है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा। रजिस्ट्रार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एडेड सर्विसेज, वैल्यू एडेड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा। इसके साथ साथ जो भी प्रोविजंस हमारी IT एक्ट 2000 में दिया गया है, देखो पहले IT एक्ट आ गया था ना, अमेंडमेंट बाद में आ रहा है, ये देखो, तो वो ये चीजें यहाँ पे भी डाल दी है, तो वो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में ला दिया जाएगा। और जो भी इनकंसिस्टेंट होंगे कंपनी लॉ के, तो वो सब चीज रिकॉर्ड है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दिया जाएगा। तो भाई इलेक्ट्रॉनिक चीज आ गई यहाँ पे, हमें याद रखना है। क्लियर। और जो एवोल्यूशन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 जो अभी का एक्ट है, वो क्या है, अभी तक बहुत कुछ पढ़ा। 2 मिनट आंखें बंद कीजिए और सोचिए क्या क्या पढ़ा आज, या फिर आप रिवाइंड भी कर सकते हैं, पूरी वीडियो को देख सकते हैं, देन आगे स्टार्ट कीजिए, राइट। इसके बाद हम देखने वाले हैं एवोल्यूशन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कर लिया रिवाइंड, एक बार आंखें बंद करके रिवाइज कर लिया, पॉज करके वीडियो को। भाई जो चीज बोल रही हूँ ना, फ्री ऑफ कॉस्ट है लेक्चर्स, तो ऐसा नहीं कि आप ईमानदारी नहीं दिखाओगे, जो बोला है वो करना है, जो बोला गया है वो करना है। यहाँ पे मैं आपकी टीचर हूँ, सो एज अ मेंटर थोड़ा रिस्पेक्ट देना, और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना मैंने पॉज किया था और आपकी बात मानी थी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आपको देखना, बहुत देखो, थोड़ा सा भी पढ़ा है, दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, हाँ इतना ही पढ़ना है, बस थोड़ा सा पढ़ना है, थोड़ी सी हिम्मत और कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या है, क्यों लाया गया ये कंपनीज एक्ट 1956 में, तो अमेंड किया, कंसोलिडेट किया। इसके साथ साथ लीगल फ्रेमवर्क भी दिया कॉर्पोरेट आइडेंटिटीज ऑन इंडिया को, और ये मैमथ लेजिस्लेचर था। तो इसमें 24 अमेंडमेंट्स एक्ट्स लाए गए। कब से लाए गए, 1998, 2000 में, 2002 में, है ना, बहुत ज्यादा लाए गए। ये सारे अटेम्प्ट्स क्या है, 1993 से लेके 1997 तक अनसक्सेसफुल रहे, और इसके साथ साथ बिल आया था 2003 में जाके, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है लाया गया। कुछ टाइम में 1956 में क्या है, ये चीज को लाया गया एक्ट को, और मॉडर्नाइजेशन ऑफ कंपनी लॉ, गवर्निंग सेटअप एंड फंक्शनिंग ऑफ एंटरप्राइजेस, स्ट्रक्चर फॉर रिस्किंग शेयर रिस्क एंड रिवॉर्ड, गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ टू द investors and other shareholders, and structural changes in the law commensurate with global standards had been critical for governing and guiding a vibrant corporate sector and business environment। कहने का मतलब ये जो कंपनी लॉ है उसका सेटअप किया गया, फंक्शनिंग ऑफ एंटरप्राइजेस को देखा गया, स्ट्रक्चर वगैरह, रिस्क एंड एडवांस के रिवॉर्ड के देखेगी, गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी टू द इन्वेस्टर देखा गया, ये सब चीजें देखेगी, ठीक है। 2-3 बार इस लाइन को अच्छे से पढ़ोगे, आपको खुद समझ आ जाएगा, कितना ही समझाऊं इस चीज को, है ना। इसके साथ साथ क्या है भाई, कंपनीज एक्ट 1956 में क्या हुआ था, कंसल्टिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ गया था। यहाँ पे क्या है, रिस्पॉन्स ऑफ द कंसेप्ट पेपर, देखो एज अ रिवीजन आप ले सकते हो, और अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तब भी आप ये लेक्चर्स को यूज कर सकते हो, डोंट वरी ना, आपको एक तरह का ओवरव्यू मिल जाएगा। लेकिन आपको बुक तो पढ़नी ही पड़ेगी, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, राइट। तो ये कंपनी लॉ बहुत ज्यादा ट्रेमेंडियस है। यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट कमिटीज वगैरह के द्वारा मेरिट एवोल्यूशन भी किया गया था। यहाँ पे कंपनी जो है कॉन्स्टिट्यूट करती थी कब किया था, 2 दिसंबर 2004, ठीक है। तो जिसका बर्थडे 2004 में आता है, तो वो यहाँ से याद रखना कि भाई कंपनी लॉ की कंपनी कब बनी थी, कब बनी थी 2004 में दिसंबर में।
है ना। यहाँ पे क्या है, चेयरमैनशिप ऑफ जे इरानी, डायरेक्टर टाटा सन्स, ठीक है, ये सब चीजें हैं। द कंपनीज एक्ट 1958 में यहाँ पे सिंप्लीफाइड किया गया कॉम्पैक्ट लॉ को, ठीक है। यहाँ पे चेंजेस वगैरह लाए गए इंटरनेशनल सिनारियो, नेशनल सिनारियो को देखते हुए। एडिक्वेट फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम एवोल्यूशन ऑफ न्यू अरेंजमेंट्स इन द रिस्पॉन्स टू द रिक्वायरमेंट ऑफ एवर चेंजिंग बिजनेस मॉडल्स, ये सब चीजें देखी थी। इसके साथ साथ क्या है, द कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट ऑन 31 मई 2005, तो ये रिपोर्ट कर दी गई सब। इसके साथ साथ भाई जे ईरानी कमेटी रिपोर्ट लाई गई, क्या है, बहुत ज्यादा ये फ्लेक्सिबल थी, डायनेमिक थी, यूजर फ्रेंडली थी न्यू कंपनी लॉ में। अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी देखी गई, डायनेमिक थी, बैलेंस्ड रिकमेंडेशंस थे, मल्टीफारियस प्रोग्रेसिव एंड विजनरी कंसेप्ट्स थे। क्या इसमें मेन चीज थी, अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट अप्रूव्ड रिजाइन, गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता था ना हमेशा से, टू शेयर होल्डर अप्रूव एंड डिस्क्लोजर रिजाइन। तो अब सारी गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने की जगह कैसे लेना है, शेयर होल्डर से, ठीक है। इसमें क्या है, आगे फ्लेक्सिबिलिटीज लाई गई, फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन पे, कंप्लायंस एट लो कॉस्ट लाया गया। यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे भी स्ट्रिक्टर डिजाइन लाई गई, ठीक है। इतनी सी बात समझ आ रही है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट कंपनीज एंड पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट शुड बी सब्जेक्ट टू द similar paramounts with respect to disclosure and corporate governance as other companies are subject to। तो ये सब चीजें हो गई, ठीक है, ये सब चीजें हमें समझ आ रही है। इसके साथ साथ हमें देखना है कि कौन सा एक्ट आया गया, तो भाई एक बिल लाया गया, कब लाया गया, 2012। जब भी हमारा बिल, ध्यान रखना है, बिल जो होता है और एक्ट जो होता है उसमें फर्क होता है। आपने मम्मी पापा के पास लगा कि मैंने तुम्हें ये जवानी या दीवानी देखी है, मुझे तो मनाली जाना है घूमने, ये प्रस्ताव आपने अपने पेरेंट्स के सामने रखा। पेरेंट्स कहते हैं भाई पहाड़ से गिर जाएगी, नहीं जाना, ठंड लग जाएगी, किडनैप करके ले जाएंगे, नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना, है ना, हर बात पे नहीं नहीं नहीं। तो वो चीज क्या हो गई, बिल हो गया। लेकिन अगर परमिशन मिल गई और आप चले जाते हो मनाली, उससे बोलोगे एक्ट, भाई भगवान ने सुन ली, माँ बाप ने सुनी ना सुनी, तो वो हो जाएगा एक्ट। तो बिल और एक्ट का, आई होप आपको ये एग्जाम्पल से समझ आता है। और आप ये है जवानी है दीवानी पे नैना की तरह अपना ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हो, चश्मा हटाओ और सुंदरता पाओ, राइट, मतलब पर्सनालिटी चेंज हो जाए चश्मा हटा के, ये क्या है ना, लॉजिक है ये। हम तो स्पेक्स वाले हैं और बहुत अच्छा लगता है स्पेक्स, ऐसा कुछ पर्सनालिटी चेंज नहीं होती है। ईरानी कमेटी में क्या है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल चैम्बर्स, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, लीगल एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल सेक्टर्स होते हैं। कंपनी बिल जो 2009 में इंट्रोड्यूस किया गया था, 3 अगस्त 2009 में, वो सेल्फ रेगुलेटरी एंड मिनिमाइजेशन ऑफ रेगुलरिटी अप्रूवल्स इन मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ कंपनी, इस चीज पे था भाई। The bill proposed greater shareholders democracy, investing the shareholders with the greater power, consenting strict corporate governance norms and requiring greater disclosure। तो भाई अपने आप में स्ट्रिक्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल देखो, पहले क्या था, ये कंपनी लॉ की अगर हम बात करें तो सारा करे चार्टर पे बेस्ड था कि भाई क्वीन जो है वो अप्रूव करेगी तो कुछ होगा। पेरेंट्स भी ऐसे ही करते हैं, जब तक बच्चा खुद इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता, अपने भला बुरा नहीं समझने चल पाता, तो कौन दिखता है, मम्मी पापा देखते हैं। हमारी क्वीन देख रही थी, अब भाई बड़ा हो गया बच्चा, हट्टा कट्टा हो गया, 25 से 30 साल का हो गया, अब तो खुद ही दिखेगा। तो वैसे ही है, यहाँ पे बिल्स लाते गए, सब कुछ एक्ट वगैरह लाते गए, उससे क्या बहुत ज्यादा मेच्योरिटी आ गई हमारी कंपनी लॉ। वो बच्चा मेच्योर हो गया है, तब तो भाई अपने डिसीजन खुद लेगा। तो पहले क्या था कि भाई स्ट्रिक्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत ज्यादा हो गई। पहले क्या था, ये सब चीज क्या है, गवर्नमेंट अप्रूवल्स पे डिपेंडेंट था। अब क्या है, शेयर होल्डर के अप्रूवल पे डिपेंड हो गया। ये चीज पढ़ी थी ना हमने, वही चीज है। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिल क्या है, आप खुद पढ़ेंगे, ठीक है, मैंने अंडरलाइन कर दिया, पढ़ लोगे, पढ़ लोगे।
कर लो ये दिन। अरे छोड़ो, पढ़ाई देती हूँ, फिर को पढ़ाया नहीं मैडम। Revising and modifying the act in consonance with the changes of national and international economy. national and international economy से क्या है, revise and modify किया जाएगा इस एक्ट को। redundance and regrouping the started provisions पे इम्पैक्ट किया जाता है कंपनी लॉ के द्वारा। इसके साथ साथ प्रोविजंस जो है उसे रीराइट किया जाएगा इजी इंटरप्रिटेशन के लिए। सब्सटैंटिव लॉ और ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी के साथ इसको लाया गया, डीलिंग किया गया। इसके साथ साथ कॉर्पोरेट जो सेक्टर है उसे रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस एंड फॉस्टर एंटरप्रेन्योरशिप और इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ को, ये सब चीजों को इनेबल किया गया। इसके साथ साथ भाई खत्म होने वाला है, थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ी सी जान और दिखा दीजिए आज। आई नो थोड़ा लंबा हो जाता है लेक्चर, आई थिंक 45 मिनट्स का हो गया, डोंट वरी, थोड़े से 5 मिनट और दे दीजिए। तो यहाँ पे क्या है, हमारा रिपोर्ट वगैरह कब सबमिट होगी, 31 अगस्त 2010 में रिसबमिट हुई थी और कंपनीज बिल 2011 में सबमिट हुआ था। यहाँ क्या है बेसिक चीज बताइए, द अमेंडमेंट बिल वाज पास्ड बाय द Lok Sabha on 18th December 2012 and by Lok Sabha 8 August 2013, ठीक है। और ये रीटाइटल क्या किया था, कंपनीज बिल 2012। तो क्या क्या आया कंपनी एक्ट 2013 में, तो वही देख लेते हैं और इसके बाद एक और छोटू सा टॉपिक रह गया, खत्म। तो कंपनी बिल जो है वो क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से असेंट मिल गई भाई, परमिशन मिल गई मनाली घूमने की। कब मिली थी, 29 और 2013 में। ये चीज नहीं भूलेंगे कब मनाली की हमें परमिशन मिली जिंदगी में, ठीक है, वो चीज याद रखना। और इसमें क्या है, 29 अगस्त 2013 में क्या है परमिशन मिली। और यहाँ पे क्या है, नोटिफाई कब किया गया, 30 अगले दिन ही नोटिफाई कर दिया, इतना क्या याद करना यार। और ये क्या है, कंपनीज एक्ट 2013 बन गया, है ना। तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ाने की ट्राई कर रही हूँ, देख लेते हैं आपको समझ आएगा कि नहीं। कब हुआ लोकसभा में पास, 18 दिसंबर 2012। राज्यसभा में पास वही साल बदल गया, अगस्त 8 को 2013 में। फिर प्रेसिडेंट की असेंट कब मिली, 29 को, ठीक है। टोटल सेक्शन के नंबर कितने हो गए, पहले कितने थे भाई, 658 ऐसे करके थे ना। अब जब इंग्लैंड में था, ठीक है। अब क्या है, अब कितने हैं, 470 याद रखने कितने हैं, 470। इसके साथ चैप्टर कितने, 29, ये तो याद रहेगा। 29 कोई पास असेंट मिली और 29 चैप्टर है। 7 क्या है, 7 क्या है, शेड्यूल से, ये याद रखना है। इसके साथ से ये क्या है, नंबर ऑफ सेक्शंस कब नोटिफाई किए थे, ये चीज देखना है। तो फर्स्ट जो सेक्शन है 29 अगस्त 2013 में कर दिया गया। 98 सेक्शंस क्या है, 12 सितंबर को किए गए और बाकी के सेक्शंस क्या है, 1 अप्रैल 2014 को किए। तो बहुत रिसेंट है ना, तो ये ध्यान रखना। टोटल नंबर ऑफ रूल्स क्या है, कब लाएंगे, 21 भाई रूल्स, ठीक है। 21 रूल्स क्या है किए गए। आई होप इतनी सी बात समझ आ गई। देखो न्यू कंसेप्ट क्या क्या आए थे, नई नई चीजों को तो पढ़ने में बड़ा मजा आता है ना। रुके रहो थोड़े से वीडियो में और यहाँ पे क्या है, एनहेंस डिस्क्लोजर क्या क्या, अकाउंटेबिलिटी की बेटर बोर्ड गवर्नेंस और बेटर फैसिलिटी ऑफ बिजनेस को ध्यान दिखा। क्या क्या चीजें आई भाई, बहुत बहुत चीजें आई। associate company, one person company, small company, dormant company, independent director, women director, resident director, special court, secretarial, standard secretarial audit है, class action है, registered valuers है, rotation of auditors है, will mechanism है, corporate social responsibility है, क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स हैं, प्रोविजन ऑफ इंडस्ट्री इनसाइडर ट्रेनिंग है, ग्लोबल डिपॉजिटर्स रिसीप्ट है, ये सब चीजें हैं, राइट। आई होप आपको ये सारा बहुत अच्छे से समझ आ गया है। देखो रिवीजन अब आपको फिर से दोबारा वीडियो देख के करनी पड़ेगी, है ना। आई होप आपको कहानी समझ आई गई, ठीक है। तो आज हमने बहुत कुछ पढ़ा, क्या क्या पढ़ा भाई, पढ़ा क्या पढ़ा, आपको पता ही है क्या पढ़ा। मैं बार बार ऐसे फालतू में वीडियो की लेंथ नहीं बढ़ाना चाहती हूँ, है ना। आई होप आपको समझ आ गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कंपनी एंड अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस को कंपेयर करके देखेंगे। क्या क्या कंपेयर करेंगे, कंपनी एंड पार्टनरशिप को, एंड देन कंपनी एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, एंड इसके साथ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप देखेंगे। और बाकी आगे हम क्या है, डॉक्ट्राइन्स देखेंगे, बहुत अच्छी अच्छी डॉक्ट्राइन्स है, बड़ा अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है।
तो बने रहना लेक्चर नंबर 3 में। आप हैं द लॉ लैब पे, है ना, एक छोटी सी पिक्चर दिख ही रही होगी साइड पे, द लॉ लैब का लोगो, तो उसे सब्सक्राइब भी कर लेना, लाइक भी कर लेना, और ये वीडियोस देख लेना अच्छे से। आप ही के लिए बना रही हूँ, इतना नॉन स्टॉप बोलना बहुत मुश्किल है, ठीक है, फिर भी बोल रही हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।